अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बनी गाला में और उन्होंने एक मरतबा फिर से जो उनका मौक़िफ़ है इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर उसको दोहराया। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये हुकूमत सिर्फ एक काम करने के लिए आई थी और वो ये था कि अपने आप को NRO 2 दे। 1100 अरब रुपए इन्होंने अपने बचाए हैं, ये इमरान खान साहब ने बात की। साथ ही साथ उनका कहना था कि अगर जरदारी और शरीफ ख़ानदान अपनी दौलत का सिर्फ 50% ही मुल्क के अंदर वापस लेकर आ जाएं तो ये मुल्क बच सकता है जो इस वक्त मौशी सूरत हाल से दो चार है। तो इस पर सवाल ये खड़ा होता है कि 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त ये काम क्यों नहीं किया गया, या फिर इमरान खान साहब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं शरीफ ख़ानदान से या जरदारी ख़ानदान से कि आप अपनी आधी दौलत मुल्क के अंदर वापस ले आएँ अगर आप मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे जी कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बात किया और उन्होंने ये एक इसको खुशखबरी कहा जाए या फिर थोड़ी तसल्ली बख्श खबर कहा जाए कि उन्होंने कहा है कि IMF से 1 अरब नहीं बल्कि 2 अरब डॉलर मिल रहे हैं और ये जब मिल जाएंगे तो पाकिस्तान की जो इस वक्त मौशी सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जुलाई के महीने में लोड शेडिंग में इजाफा हो सकता है। मिफ्ता इस्माइल साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि अब ये जो हमें किस्त मिल रही है और ये जो हमने मुश्किल मुआशी फ़ैसले किए हैं उसके बाद हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो इस नहज पे ले आई थी मुल्क को कि बस डिफ़ॉल्ट होने के करीब था। दूसरा हमारा आज का टॉपिक ये होगा और तीसरा कराची में सूरत हाल लोड शेडिंग की वजह से इंतहाई ख़राब है। वहाँ पर एहतजाज तकरीबन अब 27 घंटे से जारी है। लोगों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद हैं, लेकिन लोग बड़ी तादाद में अभी भी सड़कों पर मौजूद हैं जिसकी वजह से बड़ी शाहराएँ जो हैं कराची की वहाँ पर ट्रैफिक जैम होकर रह गया है। और एक ख़बर ये भी आई थी कि तकरीबन 60 बरस की खातून जो इस एहतजाज में शामिल थी वो लाठी चार्ज की वजह से अपनी जान भी गंवा बैठी हैं। तीसरा आज का हमारा टॉपिक ये होगा कि लोड शेडिंग का शॉर्ट टर्म हल क्या है, फौरी तौर पर इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या कर रही है ये हुकूमत। हमारे साथ आज मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून सदीकुल फारूक साहब, फिरदौस शफी साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर कैस असलम साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सदीकुल फारूक साहब, सर मैं आगाज़ आपसे करती हूँ। इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक मरतबा फिर से और उन्होंने एक मरतबा फिर से ये बात की है कि ये हुकूमत सिर्फ एक काम करने आई थी, इसने अपने आप को NRO 2 देना था, वो इन्होंने दे लिया है, 1100 अरब रुपये बचा लिए हैं। तो सर क्या वाकई में आपकी हुकूमत इसीलिए आई थी कि अपने ऊपर जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि बाकी सूरत हाल जो इस वक्त हम देख रहे हैं सर इंतहाई ख़राब ही होती जा रही है और वज़ीर आज़म भी आते हैं, वज़ीर ख़जाना भी आते हैं, वो यही कहते हैं कि हमने बचा लिया है, लेकिन सर जो इस वक्त एक्चुअल फील्ड पर सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब ने 1100 अरब रुपए की बात की और अपने आप को NRO देने की यानी मौजूदा हुक्मरानों की बात की, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जो नैब में तरामीम आर्डिनेंस के ज़रिए इमरान खान ने की थी रातों रात, उन्होंने अपने आप को NRO दिया था जब उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म अपनी ज़ात को, अपने वज़राए आला को, अपनी काबीना के अरकान को नैब के शिकंजे से निकाल लिया था। और उस वक्त आप लोगों ने, तमाम एनालिस्ट्स ने, कालम निगारों ने, तजिया निगारों ने, सब ने ये तबसरे किए थे और फिर चलते रहे कि दर हकीकत इमरान खान ने ये अपने आप को NRO दिया है और सिर्फ अब अपोजिशन रह गई है बाकी। अब ये कहते हैं बचाने के लिए। जनाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, आसिफ जरदारी साहब, खुर्शीद शाह साहब और पीपल्स पार्टी के दोस्त और कुछ और लोग, इन्होंने ही तो ये 3-3 महीने क्या सालों भुगते हैं ये सारे केस। और जो एसेट रिकवरी सेल बनाया था इमरान खान साहब ने, और बड़ा एक बैरिस्टर ले इम्पोर्ट किया था और वो जनाब रोज़ कागज़ लहराता था और शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ लंदन में जो कुछ भेजा था तो फिर लंदन की अदालत ने तो शहबाज शरीफ साहब को बरी कर दिया। सदीकुल फारूक साहब, जिन तरामीम की आप बात कर रहे हैं नैब के अंदर, आप और आपके वुज़रा जो हैं मुस्लिम लीग नून के वुज़रा मौजूदा हुकूमत के, वो ये कहते हैं कि ये वही तरामीम है, 70% वही तरामीम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना चाह रही थी।
तो आप लोगों ने भी वही तरमीम की हैं। चले अगर हम ये बात करें कि अपने आप को एनआरओ नहीं दिया, तो आपने क्या पीटीआई को एनआरओ दे दिया फिर उनकी ही मर्जी की तरमीम करके? मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि ये इनके उस वक्त के वजीर कानून ने कहा था कि हम नैब के जो ड्रैकोनियन लॉज हैं उनको हम तब्दील करना चाहते हैं, और इमरान खान ने ये नैब के चेयरमैन को और नैब वालों को कहा था फिर 3 साल के बाद कि आप इन्वेस्टर्स के पीछे और सरमाया अपना इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजरों के पीछे ना जाएं, और फिर ये भी कहा कि आप ब्यूरोक्रेट्स के पीछे भी ना जाएं। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर ये नैब के कवानीन इतने अच्छे थे तो पहले तो इमरान खान अपने आप को ये एनआरओ ना देते, फिर इनके हवाले से ना करते। दर हकीकत आप आयशा, नैब के मुकदमात के हवाले से जितने फैसले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने, 5 हाई कोर्ट्स, 4 सूबों की और इस्लामाबाद की, उनके रिमार्क्स और उनके फैसले निकाल के पढ़ लें और फिर इस्लाम के कवानीन को देख लें और अपने आइन को देख लें। ये कवानीन बुनियादी तौर पर अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन से मुतसादिम, हमारे आइन से मुतसादिम, तमाम मुहज़्ज़ब जो ममालिक हैं उनके कवानीन से मुतसादिम। यानी मैं आयशा पर इल्ज़ाम लगा दूं कि आयशा आपने 1000 अरब रुपए चोरी किए हैं, ठीक है, मुझे समझ आ गई, मेरा काम मुझे समझ आ गई, आयशा बताएगी, मुझे समझ आ गई जी सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उस वक्त पीपल्स पार्टी ये कहा करती थी आप लोगों को कि इन कवानीन को तब्दील किया जाए, लेकिन उस वक्त आपने तब्दील नहीं किए, या फिर ये जो इस्लाहात की आप बात करते हैं ये नहीं की गई। हाँ, जब आपके अपने ऊपर केसेस बने तो उसके बाद अब आकर आपको ख्याल आया कि इन कवानीन को तब्दील होना चाहिए? नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। उस वक्त हमारे हुकूमत ने कोशिश की और इसका जवाब शायद खाकान अब्बासी साहब ने बतौर वज़ीर आज़म दिया था एक इंटरव्यू में कि हमने जब कोशिश की तो हमें पैगाम दिया गया कि अगर आप नैब के कवानीन में तरामीम करेंगे तो हम अदालतों के ज़रिए इनको वापस बहाल करवा देंगे। सर, ये कौन पैगामात पहुँचाता है? ये कौन पैगामात पहुँचाता है? किसने पैगाम पहुंचाया था? और मुस्लिम लीग नून क्या इतनी कमजोर थी कि पैगामात मान भी गई? ये पैगामात उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जो न्यूट्रल नहीं थी उसने दिए थे। अच्छा, उस वक्त न्यूट्रल नहीं थी, लेकिन अब न्यूट्रल है। मैं एक बात फिर अर्ज करूंगा, एक मेरे 2 जुमले और सुन ले जी, कि अगर अल्लाह रसूल के कवानीन से मुतसादिम कोई कानून हो, जिस वक्त भी आप उसे तब्दील करें, आइन के क्लास के मुताबिक अगर आइन से मुतसादिक कोई कानून मुतसादिम बनेगा तो उसे तब्दील करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने चले अब सही हमने तब्दील कर दिए हैं, हमें नहीं इसका फायदा होगा, हम तो भुगत चुके, हम भुगत चुके। सही है। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो अब नैब के लॉज तब्दील हुए हैं या जो तरामीम हमने किए हैं इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, तो आपने बड़ी उनके लिए भी आसानी कर दिया अगर उनके ऊपर केसेस बने। ठीक है, देखिए ठीक हो गया। इंसाफ के लोग अगर हमारे मुखालिफ हैं तो ठीक है, लेकिन हैं तो इंसान ना, ठीक है, और उन पर भी गैर इंसानी कवानीन ड्रैकोनियन लॉज का निफाज नहीं होना चाहिए। जबरदस्त सर, बड़ी अच्छी सोच है आपकी और इसी तरह से होना चाहिए। फिर दोस्त शमीम नकवी साहब, सर इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से कॉल दे दिया है 2 जुलाई को परेड ग्राउंड में एहतजाज की, और कहा है कि ये एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और एक ही मुतालबा है कि इंतखाबात करवाए जाएँ। लेकिन अब हुकूमत जो है वो काफ़ी हमें नज़र आ रही है इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने वक्त पूरा करना है, जितना वक्त बाकी रह गया है ये पूरा करना है। अब अगर हुकूमत नहीं मानती है इंतखाबात जल्द करवाने के लिए, तो फिर सर पीटीआई का क्या इस पर प्लान होगा अगला? जी, मसला सारा ये है आशा कि हमने तो अवाम के लिए आवाज बुलंद करते रहना है, हमें तो है हुक्म अज़ा, ये तो अवाम की ख्वाहिश है ना। अगर पीडीएम की जमातें ये समझती हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी इस लेवल पे है कि इन्हें कोई खतरा नहीं है, तो इन्हें हमारे इस बुनियादी मुतालबे में, कि इसमें कोई गैर जमहूरी बात नहीं है, कि इनको भी इस्तेहकाम मिल जाएगा अगले 5 साल के लिए, इनको इंतखाबात में जाना चाहिए। जिनके इंतखाबात में जाना इस बात की दलील है कि ये इंतखाबात से घबरा रहे हैं इस वक्त। एक तरफ ये कहते हैं कि पीटीआई ने इस मुल्क को तबाह कर दिया,
और दूसरी तरफ ये इंतखाबात में जाते हुए घबराते हैं, जिससे ये लगता है कि डर रहे हैं कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी बहुत हाई। अच्छा, केपी के अंदर बेतहाशा इलेक्शंस हो गए, वो देख लें। इंशाल्लाह अभी पंजाब में भी जो है 20 सीटों के इलेक्शन होंगे, उसके भी नतीजे देखेंगे हम। और जो इनके एलाइज हैं, जिनका ये पेट चाक करके दौलत लाने वाले थे और नाकाम रहे अपने इतने लंबे लंबे दर्जे हुकूमत के, इससे कि इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि पाकिस्तान को लूटा गया है। इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि एवनफील्ड के अपार्टमेंट बने हैं और उसके बनाने के पीछे जो पेपर ट्रेल है वो कतरी खत है। NRO 1 में हुदैबिया पेपर मिल है, उसके अंदर भी कतरी खत आया था। NRO 1 के अंदर जो है हेलीकॉप्टर केस भी है, उसमें भी कतरी खत आया था। आसिफ जरदारी साहब ने वाजिद शमसुल हसन से सारे कागजात गायब करा दिए, वो भी NRO 2 का हिस्सा है। उससे पहले इनके ऊपर भी जो और चार्जेस थे, जिसमें सबमरीन केस भी है, वो भी NRO 1 का हिस्सा है। कोटेक्ना केस भी NRO 1 का हिस्सा है। इनके ऊपर जो जो मुकदमात हैं NRO 1, NRO 2, उसकी बेनिफिशियरी पाजी में भी रहे कि इनके केसेस खत्म हुए। 11 साल आसिफ जरदारी साहब ने जिस तरह केस चलाए हैं, वो अब सबको बावर हो गया है। वो तरीका, वो फार्मूला सब इस्तेमाल कर रहे हैं कि ना कभी वकील को बीमार कर दो, कभी प्रोसिक्यूटर को छुट्टी करा दो, कभी तबीयत खराब करा दो, कभी अपनी तबीयत खुद खराब कर लो, केस चलता रहेगा। इस मुल्क में ताकतवर का कभी एहतसाब नहीं होगा जब तक ये निजाम नहीं तब्दील होगा, और ताकतवर का एहतसाब नहीं होगा, चोरों का एहतसाब नहीं होगा। चाहे मैं हूं, चाहे सिद्दीकुल फारूक साहब हो, इस्लाम की बात करना हमें जेब नहीं देती। ये किस इस्लाम की बात करती? वहां इतनी चोर बाजारी कभी थी? इसलिए इतनी चोर बाजारी कभी थी उस माशरे में? उस माशरे में 2 आदिल गवाह चाहिए थे और हाथ कट जाता था। 2 आदिल, सिर्फ एक चीज के लिए 3 गवाह चाहिए या 4 चाहिए, अगर उसमें से एक औरत हो। बाकी हर मसले के लिए ये लाएं कानून, मामला ही दुरुस्त। और जो झूठ बोलेगा उसकी भी सजा, मुझे भी सजा मिलेगी अगर मैं सिद्दीकुल फारूक साहब के लीडर के ऊपर बेजा चार्ज लगा रहा हूँ। इससे कि ये भी कोई शराफत नहीं। लेकिन टेस्ट लाइंस इन द पुडिंग, इतनी दौलत, इतनी अमेसमेंट ऑफ वेल्थ ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ जो इनके रहा है, क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। ये तो सियासत में आने के बाद इतना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगा है। सही है, ठीक है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर ये जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, ये जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि 50% दौलत शरीफ खानदान या जरदारी खानदान वापस ले आए तो हम इन मुश्किल जो हालात है पाकिस्तान के, उनसे निकल आएंगे। सर इस बात का क्या मतलब है? वो क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या कानून हरकत में आए और वहाँ से उनकी आधी दौलत वापस लेकर आए, या फिर उनको दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप लोग अपनी जो ये दौलत है उसका 50% हिस्सा मुल्क के अंदर वापस ले आए? ठीक, मुझसे सवाल है तो आयशा इसका जवाब बड़ा सीधा है। उन्हीं ने एक हल पेश किया है। दरख्वास्त क्यों करेंगे? चोरों से दरख्वास्त करें कि तुम अपनी चोरी का माल ले आओ। वो कभी लाएगा? कोई चोर नहीं लाता। ये किसको सर ये हल जो पेश किया है, ये किसके लिए? ये पैगाम किसके लिए है? ये पैगाम कौम के लिए। सर कौम किस तरह से लेकर आएगी? माशी हालात को बेहतर करने का एक तरीका यह है कि इन चोरों का एहतसाब करो, कड़ा एहतसाब करो और लूटी हुई दौलत वापस लाओ। सर अवाम किस तरह से करेगी? अवाम तो मैंडेट देकर आप लोगों को भेजती है ना, पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलियों के अंदर। आप लोग इस्तीफा देकर जो है असेंबलियों से बाहर चले जाते हैं। आयशा मैं समझा देता हूं, ये जो हम एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, ये लोगों को एक एक्सप्रेशन का अपना इजहार करने की दावत दे रहे हैं कि आओ और खड़े होके कहो कि हम इमरान खान के साथ हैं इस कॉल के ऊपर। रोक ले, अगर रोक सकते हैं। कितना जुल्म इस्तेमाल करेंगे? पिछली वाली तरफ का करेंगे, फिर भी ये बदनाम होंगे। इसलिए कि
इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप बचाइए करबला, सही, हम तो नहीं रोक रहे, जुल्म कीजिए, ठीक हो गया, ठीक हो गया, करेंगे, दबेगी नहीं। ठीक है नकवी साहब, हमारे साथ डॉक्टर कैस असलम भी मौजूद है, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं इस वक्त जो थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है मुल्क की मईशत के लिहाज से। डॉक्टर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि 2 किस्तें अब IMF एक साथ हमें देगा $2 अरब की, तो और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने अब बचा लिया मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से, अब मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा है। पहले तो ये बता दीजिए कि वाकई मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, और अब ये किस्त जो मिल रही है IMF से, इसके बाद वाकई में बच जाएगा डिफ़ॉल्ट होने से? देखें, बात यह है कि वो असल इश्यूज तो कुछ और हैं। वो ठीक है कि हमने को $5 बिलियन देने थे, तो और ये डॉलर रुपी पैरिटी की वजह से स्टेट बैंक के पिछले गवर्नर ने बहुत सारे जो $27 बिलियन के ज़खायर थे वो कम करा के कुछ 8-9 बिलियन तक ले आए हैं। मगर मेरा ख्याल है कि अभी भी पाकिस्तानी बाहर से भेज रहे थे पैसे, और इतने पैसे थे कि वो डिफ़ॉल्ट नहीं पाकिस्तान कर सकता था। बट एट द सेम टाइम थोड़ी सी रिस्पाइट इनको मिली। असल IMF का तो इशू ये है ना कि उस पे डिपेंड कर रहा है चाइना और सऊदी अरब के वो गारंटी दे तो फिर हम, या वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक तो पाकिस्तान को पैसे दें। मगर सवाल ये नहीं है कि हमने डिफ़ॉल्ट करना है या नहीं करना। IMF करने नहीं देगा, वो दे देगा, दे क्या रीशेड्यूल ही करेगा $2 बिलियन, जबकि पाकिस्तानी हर महीने मार्च में $3 बिलियन महीने को भेज रहे थे, तो 2 से 2.5 बिलियन तो वो वैसे ही भेज देते हैं। सवाल ये है कि आप जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो कैसे उनको डिवर्सिफाई करके और डॉलर कमाएंगे। सवाल ये है कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट कैसे, तेल के बजाय किसी और चीज़ से अपने इंडिजिनस रिसोर्स से बिजली पैदा करते, खुरनी तेल जो है उसको इंडिजिनस रिसोर्स से कैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ताकि फिर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो कि 2 साल के लिए या 1 साल के लिए तो अगली हुकूमत पे चला जाएगा फिर वो डिफ़ॉल्ट का इशू। सवाल ये है कि क्या आप पानी के रिजर्वायर्स, बिजली बनाने के एफिशिएंटली, बच्चों को इतनी तालीम दे देना, अगली पौध जो आ रही है आपकी, कि वो डॉलर भी कमा सके, प्रोडक्टिव भी हो जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर दे। यहाँ सर इस हुकूमत के पास 14 महीने हैं, वो कहते हैं हम वक्त अपना पूरा करेंगे। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की जो आप बात करते हैं, क्या आपको नजर आ रहे हैं ऐसे कोई इकदाम होते हुए इस हुकूमत की जानिब से? मुझे नहीं नजर आए ऐसे इकदाम। अच्छा चले, इनके नजर नहीं आए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कोई ऐसे इकदाम किए थे लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए? मेरा ख्याल है कि वो बड़े किए थे, बट स्लो थे, देर से किए। जो उन्होंने हेल्थ कार्ड्स और दो उन्होंने दरख्त और दो उन्होंने ये लंगर खाने और ये सारी पॉवर्टी को रिड्यूस करना बहुत सारे किए, मगर जहाँ करने वाले थे ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स, वहाँ वो फेल हुए और वो बहुत जल्दी कर देने चाहिए थे। बात ये है जी कि असल इशू जो हमारी सब हुकूमतों का है कि वो हमारी इकोनॉमी को एड हॉक, वो चाहते हैं कि बिजनेसमैन खुद ही, मगर जब आप 13.75 पे इंटरेस्ट रेट ले जाएंगे, बिजली और पेट्रोल और गैस को इतना महंगा कर देंगे, तो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपोर्टेबल्स पैदा हो जाएंगे? जब आपके बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल के वर्क हैबिट्स ही नहीं है उनके पास, तो जब आपकी SMEs जो हैं वो एक्सपोर्टेबल ही नहीं है, तो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कर्जे लेके एक मुल्क से दूसरे मुल्क को देते फिरते रहेंगे? तो ऐसे टैक्स जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि इस गवर्नमेंट ने स्पेशली कौन से ऐसे रिफॉर्म्स किए हैं, कौन से ऐसे इदारे हैं जो सफ़ेद हाथी हैं उनको फारग कर दिया या उनको बंद कर दिया या उनको बेचने को लगा दिया ताकि वो हमारे इस बजट का हिस्सा ना। मैं आपको एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स देता हूँ इस बजट का, कि आपकी जो पेंशन्स हैं, जो आपकी जनरेशन अब प्रोडक्टिव नहीं रही उनके लिए हैं, वो तो कहीं 9 से 13% के करीब है बजट का हिस्सा करंट एक्सपेंडिचर का। और जो एजुकेशन है, जो आपकी अगली पौध के ऊपर खर्च होना है, वो 1.2% है।
तो आप कैसे चाहते हैं कि आप अगली जनरेशन में जो प्रोडक्टिव हो जाएं? आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी पॉलिसीज तो उस लेवल पे ही नहीं है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं है, तरजीहात बड़ी गलत हैं, तरजीहात बहुत गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। ठीक हो गया। अवाम को महंगा तेल दे रहे हैं, खुद जो है आपके पास जो गाड़ियां, प्रोटेक्टिव गाड़ियां भी हैं, वो सारी इसी मुफ्त पेट्रोल पे चल रही हैं। आपकी अपनी गाड़ियां मुफ्त पेट्रोल पे चल रही हैं। सर वो कहते हैं 40% उन्होंने कट लगा दिया है, 40% वो कम लगाया ना, तो बाकी 60% तो उनको अभी भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट इज कि उसको भी बिल भेज दें ना, ताकि फिर अवाम को बिल ना भेजना पड़े। ये जब तक आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, आप एक्सपोर्टेबल्स नहीं बनाएंगे, आप बार बार इस अनसस्टेनेबल साइकिल में जाते रहेंगे। कब तक IMF आपको डिफेंड करेगा? उन मुल्कों के पास भी अब पैसे नहीं है। आप इंग्लैंड को, वहां भी अब प्रॉब्लम्स हैं, फ्रांस में प्रॉब्लम्स हैं, अमेरिका में प्रॉब्लम्स हैं, तो हर दफा तो नहीं वो आपको पैसे दे देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें एक ठीक है डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आगे जो मुल्क की मईशत है और उसके साथ साथ कराची में जो इस वक्त लोड शेडिंग की सूरत है, जो एहतजाज हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर साहब ज़रा बात कर लेते हैं, ये जो सुपर टैक्स लगाया गया है बड़ी सनतों के ऊपर, जिसमें सीमेंट, ऑयल, स्टील, खाद, टेक्सटाइल और इसके अलावा कई ऐसी सनतें हैं जिनके ऊपर ये टैक्स लगाया गया है, इससे क्या मुआशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? क्योंकि सनतकार जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में मैंने उनको सुना है, वो कहते हैं कि अगर ये सुपर टैक्स लगाया जाएगा तो हम इसको पास ऑन कर देंगे, जो कंज्यूमर है उसके ऊपर मज़ीद बोझ बढ़ जाएगा। ये बात सही है, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स अगर वेल्थ टैक्स लगाते तो या इनकम टैक्स की शरह बढ़ा देते, या कॉर्पोरेट टैक्स लगाते, तो फिर तो उन्हीं पे लगना था जिन पे ये लगाया गया है। मगर क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है तो वो इसका एक ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देंगे और महंगाई और बढ़ेगी। ये बिल्कुल सही बात है। बात यह है जी कि टैक्स लगाने से मईशत नहीं बढ़ा करती, गवर्नमेंट को पैसे आ जाते हैं। अगर गवर्नमेंट वो डेवलपमेंट पे लगाए तो शायद वो इंजेक्शन होता है और वो कहीं ना कहीं कोई सड़क या डैम बन जाए, बिजली घर बन जाए, स्कूल बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, तो वो फ़ायदा देता है। मगर अगर वो करंट एक्सपेंडिचर पे ही खर्च हो जाए तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ज़िंदगी बेहतर शायद हो जाए, मिनिस्टर्स की बेहतर हो जाए, वो मईशत को उस तरीके से इंजेक्शन नहीं आती जिस तरीके से आनी चाहिए। ये जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि ये बेशक वन टाइम होता तो ये डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए था, ये वेल्थ टैक्स होना चाहिए था, ये कोई इस किस्म का टैक्स होना चाहिए था जो उनकी प्रॉफिट्स पे लगता। मगर जब आप ये परसेंटेज टैक्स लगाएंगे तो ये बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्स है और वो बिल्कुल उसको नाम जो मर्जी दे दें आप। डॉक्टर साहब जवाब ये पेश करते हैं कि देखें जी, हमने तो अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया है, वरना हमेशा तनकीद ये होती है कि गरीब आवाम पर टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए एट द एंड बढ़ तो ये टैक्स गरीब आवाम पर ही रहा है ना, चाहे अमीरों पर आपने लगाया, लेकिन इनडायरेक्ट होने की वजह से गरीबों के ऊपर इसका बोझ जा रहा है। दोनों बातें होंगी। एक तरफ तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी, इसलिए इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, और इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ वो शिफ्ट करेंगे इसको उस कंज्यूमर के ऊपर, कीमतें बढ़ेंगी, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो कंज्यूमर की बाइंग पावर कम हो जाएगी, तो प्रोड्यूसर सरप्लस भी कम होगा इस टैक्स से और कंज्यूमर सरप्लस भी कम होगा। ये बाकी तो पॉलिटिकल रेटरिक है कि ये अमीरों पे लगा दिया, नहीं, ये मईशत पे लगा है। सही है सर। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी कि ये इत्तेहादी हुकूमत कह रही है कि ये जो 14 महीने बाकी हैं इसके अंदर हम मईशत के अंदर इस्तेहकाम ले आएंगे, आपको पॉसिबल नजर आ रहा है? देखिए, बात ये है कि ये जो क्राइसिस बनाया गया या बना हुआ है इस मुल्क में, उससे बहुत सारे लोगों का पैसा बन रहा है। तो जिनका पैसा बन रहा है उनके सर ये कौन लोग हैं जिनका पैसा बन रहा है? बात ये है कि
मिसाल के तौर पे आपके जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी चाइना के साथ मिलके ये सोलर पैनल की फैक्ट्री लगानी शुरू की है। आप जो हैं आपके टैक्स जो चोरी करते हैं, आपके जो कार्टेल्स हैं, उन सबका पैसा बन रहा है। आप देखें तो सही कि कहाँ कौन सा रेस्टोरेंट या कौन सा मॉल खाली हो गया। ये तो मिडिल क्लास है जिसके ऊपर इसका सारा बोझ आया है। अब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में चले, जिनके पास एक ही आमदनी की सोर्स है, उन पे ये बहुत ज्यादा, उनके ऊपर ये बोझ है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैस असलम माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे और अब से थोड़ी देर के बाद हमें वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख साहब ज्वाइन करेंगे। उनसे हम जानेंगे कि सूरत हाल इस वक्त कराची में क्या है और सिंध हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए क्या कर रही है। सदीकुल फारूक साहब, सर आप की हुकूमत, आपके वज़रा जो हैं वो ये बात करते हैं कि मईशत का बेड़ा गर्क पिछले 3.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया। अब ये जो किस्त मिल रही है IMF से, इसके बाद आप कहते हैं कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो सर क्या इतनी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल IMF की एक किस्त मिलने से ठीक हो जाएगी? देखिए आयशा, मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। ये जो आखिरी वजीर ख़जाना थे PTI के, इमरान खान साहब के, जी, उन्होंने 1 अप्रैल 21 को इंटरव्यू में कहा था कि हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने अपनी हुकूमत को कहा था। तो 17 अप्रैल को फिर वजीर ख़जाना बने थे, ठीक है जी। और उन्होंने फिर वजह बताई थी कि एक्सचेंज रेट 165 रुपये किया डॉलर का, और बिजली की कीमत बढ़ाई, तेल की कीमत बढ़ाई, LNG की कीमत वगैरह वगैरह, उन्होंने पूरा, और सियासी इस्तेकाम ख़त्म किया। ये उन्होंने चार्जशीट अपनी हुकूमत को दी थी। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो डॉक्टर कैस साहब अपनी बातें कह के चले गए, काश वो होते। पहली बात तो ये है कि हमने आते ही किया क्या, जब हमें 2.5 महीने हुए हैं कुल, जिनमें से आप ईद की और दीगर छुट्टियां गुजारें तो पीछे रह जाते हैं 60 दिन। उनमें क्या किया, हमने वो चीज़ें इंपोर्ट करनी बंद कर दी जो गैर ज़रूरी थी और तय्युशात में आती थी, पहला कदम। दूसरा कदम जो PTI की हुकूमत ने हमारे दोस्तों चीन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अमारात, तुर्की, मलाइशिया और वेस्ट के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो ताल्लुकात अब ठीक हो गए हैं। सर अगर ठीक हो गए हैं तो ये G7 समिट के अंदर चाइना ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया, भारत को बुला लिया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, मुबस्सिर के तौर पर भी नहीं बुलाया गया। मैं आपसे ये आपने एक सवाल ये किया है, इसका जवाब ये है कि हमारा एडवर्सरी कामयाब हो गया, चलें एक बात पे, लेकिन चाइना से हमें 2.3 बिलियन डॉलर आ गए और आज से 4 दिन 5 दिन पहले आ गए। सऊदी अरब के साथ वो हो गया, रिसाइकल हो गया, और डेफर्ड पेमेंट पे तेल की बात हो गई, 2 बिलियन डॉलर इधर से आ रहे हैं वगैरह वगैरह, फ्रांस के साथ। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। आइडियल तो ये है कि हम अपनी मईशत को ठीक करें और अपने कदमों पर खड़ा करें, और जो उन्होंने बात की इन्वेस्टमेंट जो है और मईशत का जो इंजमाद है वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमने माशी सरगर्मियों को जारी रखना है, उन्हें प्रोमोट करना है। इसीलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तमाम अपना जो है मईशत से रिलेटेड लोग हैं उनको बुला के मीटिंग्स की, ब्यूरोक्रेट से मीटिंग करके उन्हें एतमाद दिया ताकि गवर्नेंस बेहतर हो। इसी तरह से बहुत से इकदाम किए। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा इसके साथ ये अर्ज करूंगा कि हमने ये जो मेरे दोस्त हैं अपना नकवी साहब ने कहा झूठ की सजा है, तो मैं इनकी इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं। मैं कहता हूं दुरुस्त कहा है, लेकिन वो किसने कहा था, खुदा को गवाह बना के कहता हूं 200 बिलियन डॉलर लाऊंगा। फिर उन्हीं के वजीर खजाना ने कहा वो सर अगर हम इन बातों के ऊपर जाएंगे ना तो तमाम सियासी रहनुमा सुन लें सर, तमाम सियासी रहनुमा इसी तरह की बातें करते हैं, बाद में कहते हैं वो सियासी बयानात थे। मेरी 2-3 बातें सुन। नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था ना कि ये है वो असासे, और सुप्रीम कोर्ट में जाके उनके वकील ने कहा कि वो तो सियासी बयान था, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मेरी बात सुने ना आप। सर मैं आपको सिर्फ उन्होंने जो बातें कर दी हैं, मैं सही, मुझे मेरी 2 बातें सुन ले बच्चे, मैं मुख्तसर करता हूं। ये काला धन सफेद किसने किया? इमरान खान ने काला धन सफेद किया, उनकी बहन ने काला धन सफेद किया। उन्होंने 2017 में कहा था मैं आके ये काला धन की स्कीमें सारी खत्म करूंगा, पैसे वापस लूंगा। आते ही काले धन की स्कीम जनाब फिर इंट्रोड्यूस कर दी।
तो इसलिए अगर झूठ की बात करते हो तो फिर अपने लीडर को पकड़ो ना, वो तो झूठ बोलता है मुसलसल। अब आप सवाल करें। सही है सर, ये आपको याद होगा, ये किसने कहा था, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। उसके बाद अदालत के अंदर जाके क्या हुआ था, कतरी खत के बारे में क्या हुआ था, उसके बाद कैलिब्री फॉन्ट। सर ये सारी बातें जो है, इसलिए अगर आप झूठ की बात करते हैं ना सर, तो फिर सारे सियासी रहनुमा उसके अंदर आ जाते हैं। सर मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, इम्तियाज शेख साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, मैं वापस आती हूँ सर आपके पास। इम्तियाज शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, सूबाई वजीर हैं सिंध के इम्तियाज शेख साहब। इम्तियाज शेख साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले के इलेक्ट्रिक क्यों नाकाम है सार्फिन को बिजली मुहैया करने में? देखिए जी, के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है और ये मतलब अभी जो उसका लोड शेडिंग का जो उस वक्त बुरहान कराची में या सिंध के इलाकों में या पूरे पाकिस्तान में इस वक्त है, ये पिछली गवर्नमेंट का छोड़े हुए जो गलत पॉलिसियां थी, फेल्यूअर थे, जो उनकी नाअहली थी पीटीआई गवर्नमेंट की, उसकी वजह से ये चीजें आनी थी। उन्होंने जो मतलब एक बारूदी सुरंग बिछाई थी उस मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम को जिंदगी वैसी अपने दौर में भी अजाब की और अभी हमारे दौर में भी उन्होंने ऐसा काम करके गए कि न मतलब पैसा छोड़ा कहीं खजाने में, न तेल छोड़ा, न LNG कोई इनको छोड़ी। लाजमी है जब सब चीज़ों की शॉर्टेज हो गई और एक इशूज बन गए और उसके बाद फिर उन्होंने मतलब मगरब से जंग लड़ ली और तमाम इदारे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं वो वेस्ट से करते हैं इस वक्त और चाइना करता है, ठीक है, या मिडल ईस्ट वाले करते हैं। तो मतलब वो इदारे जहाँ हमारे लोन्स फंसे हुए हैं, जहाँ हमारे इशूज हैं, उनको उन्होंने अपने मुखालफत कर दी। तो अब कराची इलेक्ट्रिक को जो लोड शेडिंग का बुरहान का सामना है, तो उसकी पुरानी हुकूमत के तसलसल में देखें उसको आप, उनको जब ये अपनी जो बिजली को जरूरत होती है वो नहीं मिलती उनको उतनी, तो डेफिनेटली लोड शेडिंग पे आ जाते हैं। अब उनकी रिक्वायरमेंट तकरीबन 3200 से 3500 मेगावाट है पीक टाइम में, जो आजकल पीक टाइम ही कहेंगे उसको, क्योंकि गर्मियां हैं और मतलब इस वक्त बहुत जरूरत है उसकी बिजली की। तो उसमें तकरीबन 400 से 500 मेगावाट की शॉर्टेज है। आज मैंने कराची इलेक्ट्रिक से रब्ता किया था, उनसे पूरी तफसीली ब्रीफिंग दी, कल मैंने उनको बुलाया है ताकि लोड शेडिंग के हवाले से रेगुलेट कर सकें और जो अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग है उसको खत्म कर सकें और मतलब उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से तो सर कोई खुशखबरी सुना देना कराची के अवाम के लिए कि क्या बेहतर होगी फौरी तौर पर। मैं आपको बता दूं, ये जब मौजूदा हुकूमत आई है, मियां शहबाज शरीफ साहब जब से बने प्राइम मिनिस्टर बने, कई दफा इस मसले पे बातचीत कर चुके हैं और बहुत तेजी के साथ उस पर काम हो रहा है और थरकोल पे भी उन्होंने काम शुरू कर दिया। इम्तियाज शेख साहब, कता कलामी की माजरत, वज़ीर आज़म ने तो ये कहा है कि जुलाई में ज्यादा लोड शेडिंग होगी। अभी अगर लोड शेडिंग में कराची की ये सिचुएशन है तो फिर जुलाई कौम से तो सच बोलना चाहिए ना। एक चीजें हैं जो नजर आती है, लेकिन ये नहीं है कि जरूरी हो, वो जरूर एक उन्होंने आगाही दी है, लेकिन उस पर काम हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है, चीजों को बेहतर करने की और कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। और फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि तमाम जो बिजली का तफसील का निज़ाम है NTDC करता है और फेडरल गवर्नमेंट इसमें करती है, लेकिन हम क्योंकि हमारी कोalition गवर्नमेंट है, हम साथ हैं, हम उनका भरपूर साथ दे रहे हैं और चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इसमें अपना काम कर रहे हैं, थोड़े ही दिनों में आपको रिजल्ट निकलेगा। ये बुरहान जो है अभी का नहीं है, लोड शेडिंग तो पहले भी होती थी, तो पुरानी गवर्नमेंट में भी लोड शेडिंग थी क्या, नहीं थी क्या, उसमें भी 18 घंटे 20 घंटे थी, लेकिन कराची में ज्यादा हुई है। हम इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट से भी हम राब्ते में हैं। वजीर आला ने मुझे हिदायत की है इस मसले को देखने के लिए। तो कब तक आवाम तवक्को रखें कि कब तक सूरत हाल में थोड़ी बेहतरी होगी? कल तक इंशाल्लाह हम आपको बेहतर लोड मैनेजमेंट करके लोड शेडिंग कम से कम करने की कोशिश करेंगे कराची में और सिंध के बाकी इलाकों में और जहाँ जहाँ भी है इसको। तो सर ये जो थोड़ा सा आप टाइमलाइन दे रहे हैं, इसके अंदर ये 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल जो आप बता रहे हैं, ये हो जाएगा? तो ये नहीं कहा कि मैं खत्म कर दूंगा, मैंने कहा बेहतर करने की कोशिश करें, कुछ कम हो जाएगी, कुछ चीजों को बेहतर कर देंगे। कुछ इनकी पेमेंट्स फेडरल गवर्नमेंट में रुकी हुई है, वो हम इफ्तार साहब से बात करेंगे, CM साहब ने भी बात की है उनसे कि भाई उनको कुछ पैसे दें ताकि कराची इलेक्ट्रिक अपना फर्नेस ऑयल मंगा के अपने जो बंद प्लांट है उनको चला सके। सुई सदरन से बात की जाएगी और मतलब लोड मैनेजमेंट प्लान लिया जाएगा कि जी अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग ना हो। जो भी लोड शेडिंग तय है, जो होनी है वो तो होनी है, वो पूरे मुल्क में है, सिर्फ कराची में नहीं है, वो लाहौर में भी है, शिकारपुर में भी है, लाड़काना में भी है, हर जगह पे है। मतलब उसको काबू करने के लिए एक इशू है, उसको चैलेंज है जो कि इस गवर्नमेंट ने किया। तो इंशाल्लाह इम्तियाज साहब, के इलेक्ट्रिक जो है महंगी बिजली बनाता है, नेशनल ग्रिड से भी उसको 1000 मेगावाट दिए जाते हैं, उसके बावजूद ये क्यों प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं सार्फिन को? ये जो शॉर्टफॉल है इसको क्यों कवर नहीं कर पा रहे? इस बहस में जाएंगे ना
तो हम 4 साल से चीखते रहे कि जनाब थर के कोयले को इस्तेमाल करें, सस्ती बिजली बनाएं, सस्ती बिजली बनाएं। इमरान खान साहब ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, बात ही नहीं की। वो तो सिंध से कोई बात आती थी तो समझते थे किसी दुश्मन से बात आ गई। उन्होंने कोई बात नहीं मानी हमें। अब मैंने जिस तरह कहा कि जिस तरह ही शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने फौरी तौर पे रेलवे लाइन की भी बात की है, उस पर भी काम हो रहा है, जो थर कोल फील्ड से जो मेन लाइन तक कनेक्ट करेगी। 105 किलोमीटर की रेलवे लाइन है और नए पावर प्लांट्स लगाने की बात हो रही है ताकि हम उस रेलवे लाइन से कोयले को ले आए, क्योंकि हमारे पास हल जो है इस थर कोल का है जो कि सिंध में है, यहाँ थर में कोयला निकलता है। हमारा अपना इंडिजिनस सोर्स ऑफ एनर्जी है और हमें उम्मीद है कि मतलब ये हम 2-4 महीनों में वो जो अपना रेलवे लाइन और जो फ्यूचर की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और एक बात मैं ये भी बताऊं आपको कि जो हमारे पावर का सेक्टर है इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ये 1 दिन में 2 दिन में फैक्ट्रीज नहीं लगती, कारखाने नहीं लगते बिजली के, या मतलब रेल लाइन नहीं पड़ती, टाइम लगेगा। लेकिन हम सही ट्रैक पे आ गए और प्राइम मिनिस्टर ने सही ट्रैक पे में मतलब जो इशूज थे जो कि फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रही थी 4 साल से, इमरान खान नहीं कर रहे थे, बार बार हमारे कहने के बावजूद एक सीरीज है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों की, खतों की, खत का जवाब देने तक को गवारा नहीं करते थे उस वक्त के वज़रा। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई इसकी जिम्मेदार है, इसको हमें ठीक करेगी। और अब पीटीआई रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद है, इम्तियाज शेख साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस शमीम नकवी साहब, मुस्लिम लीग नून की बने, पीपल्स पार्टी की बात करें, बाकी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं उनके रहनुमाओं की बात करें, सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर ही वो देते हैं कि आप लोग सब कुछ करके गए, मईशत का बुरा हाल आप लोगों ने किया है, लोड शेडिंग की इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी आप लोगों की वजह से है। तो सर ये जुल्म क्यों किया है आप लोगों ने पाकिस्तानी अवाम पर? देखिए, पहले तो एनर्जी वाली बात कर लेते हैं। आयशा अभी कहा इम्तियाज शेख ने कि पावर सेक्टर में कोई प्रोजेक्ट की भी जेस्टेशन पीरियड 4 साल से कम नहीं होता। तो इसके मतलब जो कुछ भी हुआ वो 4 साल पहले हुआ। एलएनजी के प्लांट्स लगाए गए, इंपोर्टेड एलएनजी के, उसमें पीटीआई का क्या कसूर? इंपोर्टेड कोल के ऊपर जितने पावर प्लांट्स लगे हैं उनकी फहरिस्त जरा इम्तियाज शेख से पूछ लीजिए। लखी का प्लांट, उसके अलावा एक कोल प्लांट, 2 प्लांट जो है पंजाब में लगे। तो इंपोर्टेड कोल के प्लांट्स लगाने पे किसका कसूर? सारे प्लांट्स को जो रेट दिया गया है, टैरिफ दिया गया है, पीटीआई के दौर में तो हम कहते ही नहीं कि हमने कोई एक प्लांट भी लगाया। एक सोलर पावर प्लांट की डील की है जिसकी कीमत जो है वो 4 सेंट की थी, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने 17 सेंट पे की थी, उसको हमने अब 4 सेंट पे ले आए। जिस एलएनजी की एग्रीमेंट इन्हीं ने 13.5% पे किया था और हमने वही जो है 9.5% पे किया। और आज के दौर में एलएनजी का उस कॉन्ट्रैक्ट जो कि खाका नब्बासी ने साइन किया था, कतर की हुकूमत ने उसके अंदर एक क्लॉज छोड़ दिया था इन्हीं ने, जिसकी वजह से उन्हीं ने हमें डिलीवरी नहीं दी। उन्हें कहा हम पेनल्टी दे देंगे, उसमें ज्यादा फायदा था। अब इस वक्त लोड शेडिंग हो क्यों रही है? क्या पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है? जितनी पावर चाहिए उससे ज्यादा है, फ्यूल नहीं है। फ्यूल लाने के लिए एलएनजी की तो कोई स्टोरेज नहीं है मुल्क में। शहबाज शरीफ साहब ने 1 मई को कहा था लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी और आज हम के आखिर में खड़े हैं। एलएनजी कहाँ स्टोर करें? ये मंगा के तो सर ये एलएनजी लाने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये एलएनजी के ऑर्डर्स देने की जिम्मेदारी किसकी थी? मैं आती हूँ सदीकुल फारूक साहब, मैं आती हूँ। आयशा मैं जवाब दूं। मेरी बात मुकम्मल कर जी जी मुकम्मल करिए। मैं पूरे 1 घंटे के 5 मिनट मिले मुझे अभी तक, बाकी इसलिए अब मुझे बात मुकम्मल कर ले। एलएनजी मंगाने की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट एंटरप्राइजेस की, ठीक है, वो ये कार्गो बुक करती है और वो कार्गो पे मैंने आपको बताया कतर की गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट किया है, उनकी ऑयल कंपनी ने, गैस कंपनी ने, और उन्हीं ने वो गैस यूरोप को बेची है, इसलिए उनको मुनाफा ज्यादा हो रहा था। और ये वजह है कि आज एलएनजी नहीं है। दूसरी वजह क्या है? एलएनजी की कीमत जो है वो 56% बढ़ी है इन 4 महीनों में। जब से यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है 56% बढ़ गई है। उसकी जो ब्रिजिंग कॉस्ट है
वो पाकिस्तान अब अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल, इसीलिए अब दुआओं की अपील की जा रही है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं दुआ करें रूस और यूक्रेन की जंग खत्म हो जाए। सर मेरे पास लास्ट मिनट है, मैं सदीकुल फारूक साहब का कमेंट भी लूंगी। नकवी साहब लास्ट सही है, लास्ट मिनट है, मैं सदीकुल फारूक साहब का कमेंट भी ले लूं। जी सदीकुल फारूक साहब, मैं ये अर्ज करूंगा कि कोयला जिस वक्त सस्ता मिल रहा था, पीटीआई की हुकूमत ने सस्ते कोयले के सौदे नहीं किए, LNG के सौदे नहीं किए, फर्नेस ऑयल पे बिजली बनाते रहे, इसी तरह से बाकी मामलात इन्होंने किए। अगर कोई कारखाना खराब हुआ तो खराब होता रहा। अब सूरत हाल यह है कि हाथ से सारी चीजें निकल गई हैं। अब ये बातें करते हैं उसी तरह जिस तरह इनके और इमरान खान ने दावे किए, और वही बात कि जो इनके वजीर खजाना ने कहा आज से ठीक 6 हफ्ते पहले कि इमरान खान के पास कोई माशी प्लान नहीं था, और 1 अप्रैल 21 को कहा कि हमारी अपनी हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है। सर मिफ्ता इस्माइल साहब के पास है माशी प्लान, अगर उनके पास है तो फिर इसहाक डार साहब वजीर खजाना बनने क्यों आ रहे हैं? मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए सर लास्ट 10 सेकंड जब जिस आखिरी जिस दिन वो बनेंगे वजीर खजाना, बात करूंगा उनकी क्रेडिबिलिटी किसी भी और वजीर खजाना से बहुत ज्यादा है, और जब क्रेडिबिलिटी वाला बंदा आता है तो बहुत से मामला सुधर जाते हैं। सही है। वैसे पासपोर्ट उनको जारी कर दिया गया है और इसहाक डार साहब फर्म भी कर चुके हैं कि वो जुलाई के महीने में वापस आ रहे हैं। लेट्स सी वो आते हैं तो वजारत खजाना का कलमदान उठाते हैं नहीं, लेकिन अगर वो ये कलमदान उठाते हैं तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनके बारे में सवालात खड़े हो जाएंगे कि क्या वो सही तरीके से मईशत को नहीं चला पा रहे थे, इसलिए उनको हटाया गया। इसके साथ ही वक्त भी खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।